आज द लेजेंडरी बाला शेट्टी मेरे कोच, मैंने जिससे मेरा मार्शल आर्ट्स जर्नी स्टार्ट किया, द पायनियर ऑफ मुay थाई इन इंडिया, द ओनर एंड आई वुड से प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मुay थाई काउंसिल इन इंडिया and the owner of Total Combat Fitness, which is one of the best producers of Muay Thai fighters in India. Thank you, sir, आने के लिए. Welcome, Shantanu. It's a great initiative. I would like to congratulate you for this, whatever you're doing, and my best wishes for whatever you'll do in future. Thank you so much, sir. सर तो मेरे को ऑफ कोर्स मैं आपके पास आया था, मैं तभी 17 ईयर ओल्ड, तो जो मैंने देखा है वॉज इनक्रेडिबल. लाइक आप गरीबी से आए हो और गरीबी से आप गरीबी को डिफाइन नहीं करने दिया आपको. यू बिकेम एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली. आप पहले एथलीट हो जो मुay थाई को इतने बड़े पोडियम पे लेके गए. तो ये थोड़ा जर्नी मेरे को बात करना था कि स्टार्टिंग से कि आप का बैकग्राउंड, आप कहाँ से, आपको मुay थाई क्यों आपने चूज़ किया और उससे पहले आप क्या करते थे, आपका फैमिली लाइक बैकग्राउंड, और आप कैसे वो लेजेंडरी स्टेटस पे इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इंडियन टू लाइक टेक मुay थाई इन टर्म्स ऑफ सीरियसली आपने ले लिया उसको, उस चीज़ को जो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है कंट्री में गारंटीड उसका आपको मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट नहीं है कि अगर आप जैसे रेसलिंग कर रहे हो या जूडो कर रहे हो तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है. यू चोज़, आपने कॉम्बैट स्पोर्ट चूज़ किया, तो क्यों आपने किया और आपका बैकग्राउंड की क्या था उसके पहले? यस, मैं एक छोटे से मुंबई के जगह से आता हूँ जिस जगह का नाम है घरटन पाड़ा. तो नाम सुन के ऐसा लगता है ना, घरटन पाड़ा कितना खतरनाक जगह होगा. इट्स नोन फॉर प्रोड्यूसिंग क्रिमिनल्स एंड गैंगस्टर्स, एंड दैट इज़ द बॉर्डर ऑफ मुंबई एंड थाने. वहाँ से थाने शुरू होता है. तो जितने भी तड़ी पार होते थे ना वो एरिया में घुस जाते थे क्योंकि वो एंड था बॉम्बे का. उसके बाहर काशीमीरा शुरू होता है, मीरा रोड शुरू होता है, जो लेडीज़ बार और ऑल रॉन्ग थिंग्स का हब है. बॉम्बे का हब था उस वक्त. अभी तो मुंबई काफ़ी सुधर गया है. करेक्ट. सो ऐसे जगह से आता हूँ और एक गरीब फैमिली से था. हर एक बच्चे की तरह मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, इंडिया के लिए खेलूं. और काफ़ी कुछ हद तक मैं खेला भी, कांगा लीग तक खेला हूं. लेकिन ऐसा होता था कि आपको क्रिकेट खेलने के लिए गॉडफादर चाहिए, प्लस आपके पास पैसे नहीं हैं. आपके पास तो जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. तो किसी मेहरबानियों पे उस वक्त हम चलते थे कि हर रोज़ जाके डेडिकेशन के साथ में वहाँ पे खड़े हो जाते थे नेट्स के पास. फिर एक दिन बॉल उठा के देते थे. कोच को पूछा कि मेरे को भी आना है, ज्वाइन करना है. तो उसने बता दिया फीस इतना फीस है. तो सर अब फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, नहीं आ पाऊँगा. तो बोला अच्छा ठीक है, तेरे को हर रोज़ देखता हूँ मैं. उसने डेडिकेशन देखा, बोला ठीक है एक काम देता हूँ मैं तेरे को, मेरे घर से नेट्स उठा के लेके आने का यहाँ पे, और किट बैग सारा उठा के लेके आने का और नेट्स लगाने का ग्राउंड पे. उसके बाद तू टीम के साथ खेलता, मैं तेरा फीस नहीं लूँगा. अब मतलब एक छोटा सा बच्चा जो बचपन से बनना चाहता है कुछ, तो हीरोइज्म तो बचपन से था कि कुछ करके दिखाना है, कुछ कर गुजरना है, कुछ देश के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है. Correct. और उस माहौल से निकलना है अपने को बाहर. और स्पोर्ट्स पता नहीं बचपन से ऐसा लगा ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ लोगों के साथ में जिन्होंने ऑलरेडी अकम्पलिश्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है लाइफ में. तो वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई. रोज़ जाता था, चला तो जाता था, लेकिन जूते नहीं है. अब जूते नहीं, आप बॉलिंग नहीं डाल सकते हो नेट्स में, बैटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सीज़न बॉल है. इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए 6 महीने तक ऐसे ही जाके फील्डिंग करता था. फिर कोई बच्चे ने देख लिया कि अरे यार ठीक है, मेरे पास एक शूज़ पड़ा हुआ है पुराना पहना हुआ, ये तू पहन ले. तो वो जो खुशी थी, किसी का घिसा हुआ शूज़ भी मिलना बहुत बड़ी बात थी. उसके बाद बॉलिंग डालने का मौका मिला. शेन वॉर्न बड़े मेरे आइडियल थे, तो आई एम लेग स्पिनर. सो वैसे करते करते स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई. आपका एज क्या था सर तभी? छोटा था मैं, 10 साल का रहूँगा मैं, 10 साल में भी. एंड देन फिर देखा यार बहुत स्ट्रगल है
क्योंकि आपको एक मैच खेलना है तो आपको उस वक्त सिर्फ आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान में ग्राउंड्स थे और हमारे इस साइड में कोई ग्राउंड्स नहीं थे, तो सारे मैचेस वहाँ होते थे। आपका जाना आना प्लस वहाँ का मैच फीस होता था, क्योंकि ग्राउंड बुकिंग के पैसे लगते थे, तो हर एक प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो फिर वो हो नहीं पाया, किया जितना कर सकता था उतना। फिर उसके बाद एक दिन अपने भाई के घर गया था भाईंदर में, वहाँ पे देखा कराटे ड्रेस सूख रहा था, तो मैंने अपने एक्साइटमेंट में अपने धड़ामा को पूछा, मेरी मौसी को, कि ये ड्रेस किसका है। तो वो शुरू हो गई कि अरे तेरा भाई ब्लैक बेल्ट है, तेरे को मालूम नहीं, वो क्लास लेता है, बच्चों को सिखाता है। तो मेरी मम्मी को बोला यार मेरे को ये करना है, यू नो। सो भाई से बात करवाया, शुरू हो गई वहाँ से जर्नी। दहीसर से लेके भाईंदर, उनका क्लासेस था भाईंदर में। अब भाईंदर जाना एक 10 साल के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल था। तो लकीली ये बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात फिर मिल जाती है। फिर पता है दहीसर से 2 लड़के वहाँ पे जाते हैं, तो ग्रुप बन गया आपका। तो वो मेरे को लेके जाने लगे। फिर धीरे धीरे ट्रेन की जर्नी शुरू हुई। देन आई क्रैक्ट कि विदाउट टिकट कैसे जाना है, कौन सी पटरी से उतर के, टीसी नहीं होता है, इतने छोटे एज में टीसी कहाँ नहीं होता है, कहाँ से निकलना है। वैसे करके बहुत साल तक कराटे की जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता रहा ज़िंदगी का। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब कॉलेज में शुरू हुए, क्रिकेट में बहुत ट्राई किया, कॉलेज की टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद मुझे बाहर कर दिया गया, क्योंकि ट्रस्टी का बेटा भी था लाइन में, नेपोटिज्म। तो हाँ, तो उसे लेके मुझे भाग रहा था। मैं बोला छोड़ो यार, ये स्पोर्ट्स नहीं कर सकता हूँ। फिर एक दिन देखा बॉक्सिंग हो रहा था ठाकुर कॉलेज के कॉरिडोर पे, तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कोच को कि मुझे बॉक्सिंग ज्वाइन करना है। तो बोला अच्छा बॉक्सिंग ज्वाइन करना। मैंने गलती से उसको बोल दिया कि मैं कराटे का नेशनल चैंपियन हूँ। बाप रे। पता नहीं मैं किस सेंस में बोला, उसको थोड़ा रूड लगा होगा। उन्होंने अच्छा ठीक है, इसको ग्लव्स पहनाओ। तो पहले दिन ही मेरे को ग्लव्स पहनाया और स्पारिंग करवा दिया उनके जो पहले दिन पे बेस्ट थे। तो कराटे में ऐसा है कि बॉडी शॉट आप ले सकते हो, सर का फटका नहीं होता है, वो तो सेमी कॉन्टैक्ट टच था, लेकिन फिर भी हमारा बहुत ऑथेंटिक मार्शल आर्ट था क्योकुशिन कराटे, तो उसके बॉडी शॉट्स भी बहुत हैवी होते थे। तो कंडीशनिंग तो थी, फुटवर्क था और एक फाइट आईक्यू था। तो पहले खाया और खाने के बाद जब रिवर्ट करने लगा ना, तो बंदे को एक्चुअली लगा कि भाई पंच में है पावर। और उस दिन कोच ने बोला कल से तू आ जाए ये टाइम पे प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ से बॉक्सिंग की जर्नी शुरू हुई ठाकुर कॉलेज में। ओके, बॉक्सिंग की जर्नी शुरू हुई। तो बॉक्सिंग का जो मेरा ज़िंदगी का पहला मैच था विल्सन कॉलेज में, तब आप ऑलरेडी 18 ईयर्स अराउंड 17-18। तो पहले मैच में मुझे लगा मुंबई पुलिस का जगदाप काटे, जो लास्ट ईयर का बेस्ट बॉक्सर रह चुका है स्टेट में, स्टेट चैंपियन, 2 नेशनल गेम्स खेल चुका है। अब पहले राउंड में ड्रॉप कर दिया उसने मेरे को, बहुत हैवी पंच मारता था। ही वॉज नोन एज अ माइक टाइसन ऑफ मुंबई पुलिस। सेकेंड राउंड में मेरा उसको पंच लगा राइट्स। आई हैड अ स्ट्रॉन्गेस्ट राइट कॉलेज के दिनों में। तो वो राइट पंच लगा मेरा, और राइट पंच के बाद वो बंदा वापस आ नहीं पाया गेम में, एंड आई वन दैट फाइट। और रातों रात बॉक्सिंग फिटर्निटी में आई वॉज फेमस कि ये कौन है, नोवाइस है, कोई नया है, चेहरा कभी देखा नहीं, और उसने जगताप काटे को मार दिया। और वहाँ से बॉक्सिंग की जर्नी शुरू हुई। काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी अ गुड बॉक्सर इन कॉम्बैट, फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, वेदर इट इज़ MMA, वेदर इट इज़ मुए थाई, क्योंकि वो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज हो गया। और उस वक्त टीम भी अच्छी मिली, क्योंकि ठाकुर वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन मुंबई। रिजवी के बाद सबसे कड़क बॉक्सर्स, चैंपियनशिप लेने कड़क बॉक्सर्स वहाँ से, और 7 शेट्टी थे हमारे टीम में, अन्नापुरा और कोच भी शेट्टी। तो भरत शेट्टी, सुशांत शेट्टी, शशांक शेट्टी, फिर किरण शेट्टी, बाला शेट्टी, पूरा तुलुनाड गैंग था उधर, पूरा शेट्टी गैंग था। तो एक कंफर्ट लेवल भी आ गया कि यार चलो सब ब्रो गैंग है। हाँ, तो और शेट्टी एटीट्यूड, बिकॉज वी आर क्षत्रियस, करेक्ट,
तो वो किलर इंस्टिंक्ट तो ऑलरेडी है खून में. सो वहाँ से बॉक्सिंग का जर्नी शुरू हुआ. ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गया मैं. यूनिवर्सिटी चैंपियन होने के बाद 2005 या 2006 था राजस्थान में. मैंने 3 फाइट बैक टू बैक नॉकआउट से जीता. आई वॉज डूइंग वेरी वेल. और अगर उस साल मैं पहुंच गया क्वार्टर फाइनल, अगर वो क्वार्टर फाइनल जीतता, सेमीफाइनल में जाता, तो मुंबई यूनिवर्सिटी को मेडल आता था. और वो मेडल 30 साल के बाद आता. वाओ. मुंबई यूनिवर्सिटी, क्योंकि उससे पहले कुछ पारसीज थे हु वर द वन ऑफ द बेस्ट, उन्हीं का मेडल था. लेकिन वो हो नहीं पाया. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोच थे उस वक्त, उनकी बहुत अच्छी टीम थी, तो उनके बॉक्सर्स ज़्यादा थे. तो यूनिवर्सिटी का ऐसा रूल है कि जिसके भी बॉक्सर्स ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं वो एज अ कोच जाता है. और वो सारे बॉक्सर्स हार गए. ओके. क्वार्टर फाइनल्स पहुँचते कोई भी मेडल रेस में नहीं था. और आखिरी फाइट मेरा था. और वो मैं जीतता तो मैं था सेमीफाइनल में. और सेमीफाइनल में ब्रॉन्ज मेडल पक्का था. और मुझे लगा नागपुर यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र का ही है, और उस बंदे की थी पड़ी फटी, क्योंकि उसने देख लिया 3 बैक टू बैक नॉक मारा है बंदे ने. रात भर वो सोया नहीं है. लेकिन गड़बड़ ये हो गया, वो साउथपो निकला. और आई वॉज फेसिंग साउथपो फॉर द फर्स्ट टाइम. और मुझे रिंग के अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पंचेस कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है. वो पूरा डिफरेंट है साउथ. क्योंकि वो पूरा गेम का स्ट्रेटजी चेंज हो गया. अब वहाँ पे क्या था, कोच का इंपॉर्टेंट रोल था. उसको बताना था मेरे को कि क्या हो रहा है, क्योंकि बॉक्सर को अंदर समझता नहीं है. कोच को बताना कि अंदर क्या हो रहा है. उसने बोला सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, बिकॉज ही वांटेड मी टू लूज. पॉलिटिक्स. तो पहले राउंड समझा नहीं, वो लीड पे था. सेकंड राउंड भी समझ नहीं पाया, पंचेस लैंड नहीं हो रहे, लीड कर गया. जब तक थर्ड राउंड में समझ में आया, ड्रॉप नहीं हुआ वो. मैं आई वॉज गोइंग ऑल आउट. फिर जब उतर के आया तो उसी कॉलेज के लड़के ने बोला, यार तेरे साथ गेम हो गया. तेरे को बता देते ना, साउथपो था, राइट हैंड से स्टार्ट करना था. राइट हैंड तेरा कनेक्ट होता था, तेरा जैब नहीं लगता था, तो जैब 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 से सेटअप करता रहा, तेरा सेट हो ही नहीं पाया. तो वहाँ अगेन हार्ट ब्रेक कि यहाँ पे भी पॉलिटिक्स. तो थोड़ा सा में भी, फिर बॉक्सिंग में भी थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया. कंटिन्यूड मार्शल आर्ट जर्नी. फिर ऐसा हुआ कि कराटे के इवेंट्स खेलते रहते थे. तो एक इवेंट के लिए मैं गया था जो वर्ली में था. और वर्ली में नहीं, सॉरी, थाने में था. हाँ. एक ग्रैंड मास्टर थे वैल्यू स्वामी, जो अभी नहीं रहे. उनका ड्रैगन कराटे मार्शल आर्ट्स करके नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट होता था. यू विल बी सरप्राइज, पहली बार वहाँ पे डेनियल आइजैक, हु इज नोन एज अ पायोनियर ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट, अपनी टीम लेके आए थे. ओके. ही स्टार्टेड डूइंग इशिदो कराटे, क्योंकि उनके फादर थे लेजेंडरी सोलोमन आइजैक, हु वाज हेडिंग वाको इन इंडिया, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन. फिर कुछ कारणों की वजह से उन्होंने मार्शल आर्ट्स से दूरी बना ली और कुछ साल तक डॉर्मेट रहे. फिर आया डेनियल आइजैक, उनका बेटा. ही स्टार्टेड प्रमोटिंग मार्शल आर्ट अगेन विद द नेम ऑफ इशिदो कराटे डो मार्शल आर्ट्स. और उन्होंने एक अपनी टीम लाई थी पहली बार फॉर अ कॉम्पिटिशन बॉम्बे. तो उस इवेंट में एक उनका फाइटर था, काफ़ी मस्क्यूलर एंड वेल बिल्ड, ज्ञानेश्वर डोंडे, मुझे नाम अभी भी याद है. ये बात है 2000 की, सो विच इज़ 23 ईयर्स बैक. वाह. 2000 में उनका जो लड़का था वो मेरे से कराटे के फाइट में पॉइंट सिस्टम वाला गेम होता है, टच बैक, तो वो 12-0 से हार गया. 2 या 3 मिनट का राउंड होता है, 12-0 से हार गया. सो डेनियल केम टू मी, अ यंग गाय, दैट टाइम ही वाज अराउंड 28 years old. He said, you know, this is not the style. हम ये स्टाइल हमारा नहीं है. I just got my guys to experience, you know, so that I can push them to next level. So he said, you're a good fighter and I will invite you when I do the event and you will fight in my rules. So I said, please do that. क्योंकि तभी तो इच्छा थी बाहर जाके खेलने की, मौका नहीं मिलता था. 2 महीने बाद, कट्टू 2 महीने बाद उनका लेटर आया. He took my address and everything. एक पोस्ट से लेटर आया where इशिदो टूर्नामेंट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया था.
मैंने तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़े, एक्साइटमेंट में अपने भाई को बता दिया कि मेरे को ये टूर्नामेंट में जाना है। तो मेरे भाई ने बोला कि कौन सा है बता। तो जब उसने पढ़ा तो इट वाज अ सेमी ग्रैपलिंग रूल, ओके, लाइक MMA, बॉडी शॉट्स अलाउड, फेस पे खाली अलाउड नहीं था, कट ग्लव्स, यू कैन थ्रो डाउन, नीचे यू कैन लॉक एंड चोक। बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे भाई का जो फ्रेंड था बहुत अच्छा, तो वो जूडो का था, ब्लैक बेल्ट, मिस्टर सुरेश कनौजिया, जो अभी बॉम्बे जूडो में बहुत एक्टिव है। तो उनसे हमें जूडो का भी नॉलेज मिला और वी वर ट्रेनिंग इन एक्टिव जूडो। और हम लोग इस तरीके के फाइट करते थे क्लास में जब एग्जाम्स होते थे, फुल कांटेक्ट, यू नो, बिकॉज इट वाज प्योरली फॉर सेल्फ डिफेंस एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ऐसा हुआ कि अब जाना है, नासिक जाना है इवेंट में, अब कैसे जाएं, घर से तो पैसा मांग नहीं सकते, भगा देंगे। कॉलेज में किसी ने बोला कि यार वो जीतू सर के पास चले जाए, ठाकुर का जो ट्रस्टी है वो देता है, लेकिन वो क्रिकेटर्स को देता है, दूसरे स्पोर्ट को देता है वो पता नहीं। और हिम्मत करके ना सिक्योरिटी को उल्लू बिल्लू बना के घुस गया उनके ऑफिस में और उनको बोला सर ऐसा ऐसा इवेंट है, मेरे को इनविटेशन आया है, मुझे जाना है, थोड़ी मदद चाहिए थी। सब पहले उन्होंने बोला ठीक है बाहर बैठो, बाहर बिठाया, कुछ रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर वापस सिक्योरिटी को बोला कि जीतू सर ने 1 घंटे के बाद बोला अंदर आने के लिए, ऐसा करके घुस गया अंदर। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, क्योंकि आपको चेस करना पड़ता है, अगर मैं वहाँ से चला जाता तो नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं वापस गया, उन्होंने एक ड्रॉर में हाथ डाला, एक बंडल था, वो बंडल निकाल के फेंक दिया मेरी तरफ। उस बंडल में 10,000 रुपया था। वाह, तो वो जिंदगी का पहला 2000 में किसी ने 10,000 रुपया दिया, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई, आई वेंट फॉर दैट इवेंट, साथ में एक बंदे को भी ले गया फुल्ली स्पॉन्सर्ड कि भाई आ कॉर्नर मैन बन जा मेरा। वहाँ जाने के बाद माहौल थोड़ा सा अलग हो गया, नॉर्मल कराटे जैसा नहीं था। एक बैडमिंटन कोर्ट था छोटा सा, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हुए, और फिर माइक पे डैनियल आइजक ने शुरू कर दिया कि ज्ञानेश्वर डोंडे लॉस्ट टू बाला शेट्टी इन बॉम्बे, लेट्स सी इफ वी कैन टेक द रिवेंज बैक। हमने तो कभी ये फॉर्मेट में खेला ही नहीं है, कराटे बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से होता था, ये तो अंडरग्राउंड फाइटिंग वाला फील दे दिया उसने। हाँ, करेक्ट, अंडरग्राउंड फाइटिंग वाला फील वो भी इतने साल पहले 2000 में पहले। सो लेकिन वो रूल्स थे, वो अपने लिए परफेक्ट था, क्योंकि जूडो बैकग्राउंड था, बॉक्सिंग बैकग्राउंड था, और अपने को पता था कि ये अपने पास है, सामने वाले को मालूम नहीं कि इसके पिटारे में क्या क्या है। फिर जब फाइट शुरू हुआ तो बंदे को जूडो के 3 बड़े बड़े थ्रो लगे। जूडो का थ्रो क्या होता है, प्रिसिशन वाला होता है, वो इतना परफेक्ट लगता है ना कि सामने वाला ऐसा 360 घूम के गिरेगा, और एक बार इतना बड़ा थ्रो खाया को तो मोरल अपने आप डाउन हो जाता है। रूल्स क्या थे वो फाइट के? रूल सेमी कॉन्टैक्ट थे, बॉडी शॉट्स फुल, लो किक्स अलाउड, क्रैप करके फेंको नीचे ग्राउंड पे, सबमिशन अलाउड, ग्राउंड एंड पाउंड नहीं था, और फेस पे डायरेक्ट पंच नहीं था, किक वर अलाउड एंड एवरीथिंग वाज फुल कॉन्टैक्ट। ओके, अब पता की बात है कि नीचे मैट नहीं है, ओ फक, वुडन फ्लोर पे, उस पे विपॉन सब जो तो भी उस पे उसको 3 थ्रो लगे। अब उस बंदे ने भी सोचा होगा कि अब ये आ गया मेरे रूल में, लेकिन वहाँ पे भी गेम पलट गया। और वो फोटो अभी भी मेरे इंस्टाग्राम में है, कभी देखो, डैनियल आइजक के साथ 30-20 साल पुराना, where he is, wait, we'll put it on later yeah, you can find it out. Yeah. And that was where then all the fighters were gathered in one room. Alan Fernandez was green belt at that time. उन्होंने सबको गैदर किया एक रूम में और वीडियो बताया UFC का, और उस टाइम का UFC वो शेमरॉक वाला, वो सब विदाउट ग्लव्स वाला, फुल ब्लड एंड ऑल। तो उसमें बॉम्बे से जितने भी आए थे, कोई ताइक्वांडो वाला था, कोई कराटे वाला था, उनकी तो फट गई, बोले यार ये सब अपने को नहीं जमने वाला है, ये तो ब्लड स्पोर्ट है, ये तो ऐसा फाइट है। लेकिन एक एक्साइटमेंट था उसको देख के, और उस दिन मन में लगा कि ये साला इज़ अ फ्यूचर स्पोर्ट, ये मेरे लिए और ये फ्यूचर भी है, ये जाके ये फ्यूचर स्पोर्ट बनेगा, मिक्स मार्शल आर्ट।
और फिर उसके बाद वहाँ से जर्नी शुरू हुई. फिर डेनियल आइजक ने अपने टूर्नामेंट में बुलाना शुरू किया. देन ही प्रोग्रेस्ड इनटू किक बॉक्सिंग इवेंट इन दिल्ली. उसमें भी मैं गोल्ड था. फिर मुay thai में एंट्री आपका कभी हुआ? धीरे धीरे किक बॉक्सिंग से रुचि बढ़ती गई इन चीज़ों में. एंड क्यूरोसिटी टू नो डिफरेंट आर्ट्स. अला इससे डेडली और क्या हो सकता है. फिर पता चला मुay thai है. और एक ग्रुप था बॉक्सर्स का बॉम्बे में, जिसमें था रुपेश मोरे, इरफान खान. फिर इन्होंने मेरे को कनेक्ट किया. भूपेश कामले था. अक्सर भूपेश कामले को भूल जाते हैं लोग, बट ही वॉज द फर्स्ट वन. He's one of the OGs. ओजी मतलब ही वॉज द फर्स्ट वन टू गेट अ विन इन मार्शल कॉम्बैट. मार्शल जो 1FC से पहले मार्शल कॉम्बैट था, जिसमें एलन फर्नांडिस खेला था. ओके. और फिर वो दुबई चला गया. फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट स्टफ. उस इसमें एक थे लाइक अ मेंटोर एंड गुरु दानिश शेट्टी. ही वाज हम सब यंग थे और वो थोड़े से हमारे ग्रुप में मैच्योर्ड थे. एंड ही हैड अ विजन. मतलब मैन विद अ विजन. मतलब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्लास क्या होना चाहिए, वो हमेशा उनसे सीखा है. यू नो एवरीथिंग यू डू जस्ट डू इन अ क्लासी वे. एंड वहाँ से दिस ग्रुप वेंट टू थाईलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005. एक रवई मुay thai कैंप था, वहाँ पे हमने मुay thai का ट्रेनिंग किया. वहाँ से जब रिटर्न आए हम लोग, तो पता चला इंडिया में फेडरेशन है मुay thai की. मुay thai का. और मुay thai इज एंटर्ड एशियन बीच गेम्स विच इज़ अ कॉन्टिनेंटल ओलंपिक गेम्स. लाइक इट्स अ गेम्स ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया. जैसे एशियन गेम्स होता है, एशियन गेम्स के नीचे एशियन इंडोर गेम्स और एशियन बीच गेम्स आता है. हमने उनको फिर कांटेक्ट किया. कांटेक्ट करने के बाद वो बॉम्बे आए. हमने उनको बॉम्बे बुलाया, उनको सब दिखाया हम लोग कैसे ट्रेन करते हैं. एंड ही सॉ माई वीडियो. और वो बोला ये लड़के को मैं लेके जाऊँगा, इसको भेजो मेरे पास. यू नो आई वांट टू टेक हिम फॉर इंडोर गेम्स. तभी दूसरा इंडोर गेम्स था. पहला इंडोर गेम्स शायद 2005 में होता. 2007 में सेकंड इंडोर गेम्स था मकाओ चाइना में. ओके. और वो बीजिंग ओलंपिक से पहले था. तो चाइना वांटेड टू शो द वर्ल्ड दैट दे आर कंप्लीटली रेडी. ओके. आई थिंक इन इंडोर गेम्स दैट वाज द बिगेस्ट गेम आई हैव सीन. सो मैं गया. तो जाने के बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया. फिर दूसरे स्टेट्स के ऑब्जेक्शन आए कि आपने ये लड़के को कैसे कर लिया. हमारे स्टेट में है बच्चे जो खेल रहे हैं नेशनल्स. तो इन्होंने फिर क्या किया, इनको पता था, इनको कॉन्फिडेंस था. इन्होंने बोला ठीक है सिलेक्शन ट्रायल बुलाओ. तो बैंगलोर में सिलेक्शन ट्रायल हुआ. सबको एक नॉक मारा क्योंकि बॉक्सिंग बैकग्राउंड था. दूसरे सारे कराटे बैकग्राउंड से आते थे मुay thai खेलने के लिए. तो वहाँ पे बैक टू बैक जर्नी शुरू हुई. फिर पहली बार MS आबिद was the president of Muay Thai India Federation at that time. वेरी वेल. हाँ? याद है मेरे को बहुत अच्छे से. Yes. तुम भी खेल चुके हो, नेशनल चैंपियन रह चुके हो. तो बैंगलोर में इवेंट होते थे. सिलेक्शन ट्रायल हुआ एंड देन वी वर सेंड टू थाईलैंड फॉर 90 days. 3 महीने का कैंप थाईलैंड में था. तो वहाँ से मुay thai की जर्नी शुरू हुई क्योंकि वी वर ट्रेंड इन वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मुay thai. मतलब वो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई हमारी. ओके. और उसके बाद वी वेंट टू मकाओ. एंड मकाओ में सबसे पहला फाइट इंडिया का खाता खोलने वाला मुay thai में मैं था. आई वन द फाइट अगेंस्ट कुवैत. वाओ. सो आई एंटर्ड सेमीफाइनल. क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट कुवैत. मेरे वेट में 8 या 10 लोग थे, जिसमें शायद एक बाय मिला था और एक फाइट निकालना ज़रूरी था मेडल लेने के लिए. और वो कुवैत के साथ पहला इंडिया का खाता मैंने खोला. आई वन दैट फाइट. दैट फाइट अगेन वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कुवैत वाला ओवर कॉन्फिडेंट था क्योंकि थाईलैंड में उसने भी कैंप किया था. वो भी थाईलैंड में कैंप करके आ रहा था. और एक अरब्स का एटीट्यूड ही अलग रहता है वन दे फाइटिंग. तो वो मार रहा था अच्छा मेरे को. मतलब फ्यू शॉट्स विच डैमेज्ड मी. उसने लो किक कुछ मारे, पैर मेरा पूरा डैमेज हो गया था. बट आई वॉज स्मार्ट इनफ टू स्कोर पॉइंट्स.
और एंड में डिसीजन मेरे फेवर में है. और होल दैट कुवैत टीम वाज यू नो दिस. और ऐसा रूल है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको कुछ 500 या $5,000 उधर देना पड़ता है, एंड देन यू कैन प्रोटेस्ट. और वो उन्होंने किया. पैसों की तो कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फट गई मेरी इधर, बिकॉज डिसीजन रोक दिया गया कि अब मालूम नहीं है अब गैस पे कि जीता है नहीं जीता है, क्योंकि वो मेडल फाइट था. हार गया तो पूरा 90 दिन का मेहनत थाईलैंड में जो रगड़ा है, हर दिन उठ के 23 किलोमीटर भागा है, 23 किलोमीटर एवरी सिंगल डे. ये थाई लोग भगाते थे. पीछे से साइकिल लेके एक बंदा आता था, कुत्ता लेके, और छड़िया उसके साइकिल में रहता था. कोई भी जरा सा स्लो हुआ पीछे से देता था वो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन थे उनको कि इंडियन टीम को टफ से टफ ट्रेनिंग करवाओ. और उन्होंने गांड फाड़ दी, बजा दी. तो वो फाइट मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल फाइट था, क्योंकि वो मेरा जो कंट्री का जो पेट्रियटिज्म था ना, वहाँ पे वो आया. क्योंकि बचपन में बहुत कुछ करने का था, लेकिन गरीब फैमिली से आते हो तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो गाइडेंस नहीं मिलता है. वो कुछ आप बात नहीं कर सकते आपके पेरेंट्स के पास कि ये लेवल पे हम सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें सर्वाइवल ही सब कुछ होता है, यू नो, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. और कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ मांग लिया तो वो उनके समझ में नहीं. ऑब्वियसली यू नो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड टू ब्रिंग यू अप. करेक्ट. 4 बच्चे थे, उनको स्कूलिंग वूलिंग करना. आई स्टिल थैंक माई पेरेंट्स दैट वी आर एजुकेटेड. वी ऑल brothers sisters are well educated. That is the reason where I am today. I am the president of WMC. It's only because I am educated. When I sit on the chair, I can hold that post. I can communicate with people. I can lead people. So of course, yes. But yes, अपनी इच्छाएं जता नहीं सकते थे. एक अलग सा एक अजीब सा डर लगता था हमें, और आप समझते भी थे उस वक्त कि नहीं कर पाएंगे. यू नो दिमाग में था पहले से. सो कि इतना कुछ कर लिया, अब यहाँ तक आ गए, पहुँच ही गए थाईलैंड तक. किसने हेल्प करके भेजा था, और वहाँ तक आ गए. और ये डिसीजन अगर चला गया तो फिर एवरीथिंग इज गॉन. 4 घंटे के बाद डिसीजन केम इन माई फेवर, एंड आफ्टर 4 hours आफ्टर 4 hours आवर प्रेसिडेंट केम एंड टोल्ड दैट medal is confirmed for India. That was the first Muay Thai medal कि मेडल कंफर्म हो गया इंडिया के लिए. सेमीफाइनल में आ गया. बट डैमेज इतना था कि पैर पूरा सूज गया था. अब नेक्स्ट फाइट है ईरान के साथ में. दे आर द टफेस्ट कंटेंडर्स एशियन लीग में. तो अब पता नहीं, रूल ऐसा था कि आपको रिंग के अंदर जाना ही पड़ेगा. यू कांट जस्ट वॉक ओवर, मतलब उनको मेडल नहीं मिलेगा. ये सही था गलत था पता नहीं, लेकिन मेरे को रिंग के अंदर भेजा गया. और उसी दौरान क्या हुआ कि इंडिया से डॉक्टर्स की टीम आई थी, जो हर गेम्स में ना, क्योंकि हर एक एथलेटिक्स चल रहा है, स्विमिंग चल रहा है, हॉकी चल रहा है, तो डॉक्टर्स की भी टीम आती है फॉर द टीम. तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम देखने आई. क्यों? क्योंकि उनको पता चला, क्योंकि हर रोज़ टैली में आता था ना कि किसको मेडल मिला, तो पता चला एक सेमीफाइनल में है तो मेडल यहाँ पे ये गेम में भी इंडिया को पक्का हो गया है. तो सारा डॉक्टर्स की टीम आई. मेरा पैर सूजा हुआ है, वो आके मेरे से मिले, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उन्होंने बोला वी आर द डॉक्टर्स ऑफ इंडियन टीम. तो मैं बोला देखो मेरी हालत क्या है, मतलब यू नो डू समथिंग अबाउट दिस. मेरा फाइट है अभी 10 मिनट में, मतलब थोड़े टाइम में. सो वो सारा एक बाबू था, सारे दिल्ली के बाबू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उसने अपने बैग में से एक पेन किलर निकाला, बोले ये खा ले और खेल. और वही कट्टू सीन देख रहा था कि फिलीपीन के टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट था फिरंग, गोरा बंदा था. वो कौन से कंट्री का था क्या था मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसने देखा, बोला यू नो इफ़ योर कोच अलाउज आई कैन एटलीस्ट गेट यू रेडी फॉर द फाइट. वो बंदे ने आधे घंटे तक मसाज किया, सेटअप किया, फिजियोथेरेपी, और थोड़ा दर्द को थोड़ा सा कम किया ताकि अंदर जाके खेल सकूं. और उसमें बेवकूफ़ी ये थी कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत चतुर, उसने जाके ईरान टीम को बोल दिया यार मेरा बंदा इंजर्ड है, वो ज़्यादा खेलेगा नहीं, वो सिर्फ रिंग के अंदर आ रहा है, उसको अपने बंदे को बोल कि मारना नहीं. क्योंकि उस वक्त वो भी बहुत बड़े पोस्ट पे थे एशियन लेवल पे, तो वो होल्ड रखते थे.
लेकिन रिंग के अंदर कोई सुनता है क्या? वो आया, पहला ही फटका उसने उधर मारा पैर पे, और फिर ईरान वाले ने हाँ, तो आई स्टार्ट लिम्पिंग। पैर इतना मोटा दिख रहा है पूरा कि एक पैर सूजा हुआ, एक पतला। तो फिर रेफरी ने वो फाइट स्टॉप कर दिया। मेडल आ गया वहाँ पे इंडिया को। फर्स्ट एवर मुay थाई मेडल इन फिर कट्टू ये सीन जो मैं बता रहा था कि गरीबी में ये हो रहा था, लेकिन इच्छा तो थी अंदर की कुछ करना है लाइफ में। तो कट्टू मुझे वो बात याद आई कि 2005 का सिडनी ओलंपिक्स का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था रात को 2 बजे, और मैं वो देख रहा था रात को टीवी में। और वो देखते देखते पता नहीं आँख में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि सानिया मिर्जा हु वाज द यंगेस्ट एथलीट इन द टीम, उस वक्त उसकी उम्र कुछ 14-15 साल थी और मेरी भी उतनी थी। मुझे साला नहीं, शायद 18 साल की थी, और मुझे रोना आ गया। मैं बोला यार हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट। साले 18 साल के बच्चे वहाँ पे जाके एशियन गेम में इंडिया का ब्लेजर पहन के ओपनिंग सेरेमनी में वॉक, एंड कट टू वो एशियन गेम्स में आई वॉज वॉकिंग विद इंडियन टीम इन इंडियन ब्लेजर। इंडिया का ब्लेजर था, हाथ में इंडिया का फ्लैग था। अभी भी इंस्टाग्राम में फोटो है मेरा और नावेद का। हाँ। हम दोनों खड़े इंडिया का ब्लेजर पहन के। उस साल हमको ब्लू कलर का ब्लेजर दिया था और वाइट पैंट था। सो हाँ, मैनिफेस्ट फ्रॉम देयर। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बच्चे अभी भी हैं ऐसे जिनके अंदर इच्छा है, लेकिन वो अपने साइकोलॉजिकल बैरियर से निकल नहीं पाते। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखा कि साला लिमिट नहीं है किसी चीज़ का। यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन रीच, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। यू जस्ट नीड टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। करेक्ट। और दिल से मांगो और उसके लिए काम करो, यू नो, वर्क फॉर इट। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट नाइट कि साला ये मैं 2005 मतलब कट्टू 2 साल पहले देख चुका हूँ। इंडियन टीम वॉकिंग फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। एंड आज आप रात को जब होटल रूम में जाके हम देख रहे थे टीवी में ओपनिंग सेरेमनी, लकीली आई वाज इन द लास्ट लाइन। तो मैं कैमरा के सामने से गुजर रहा हूँ ऐसे झंडा बता के, तो वो फीलिंग जो था नेक्स्ट लेवल, दैट वाज नेक्स्ट लेवल, यू नो, वेयर द ग्रेटेस्ट एथलीट्स आर वॉकिंग विद यू। करेक्ट। हर एक हॉकी के प्लेयर्स हैं, स्विमर्स हैं, एथलीट्स हैं, यू नो। एंड फिर उस इवेंट में मेडल भी आ गया, और दैट वाज द मोमेंट व्हेन द मेडल सेरेमनी में फ्लैग्स जब ऊपर जाते हैं, तो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक हमने कुछ देश के लिए आज किया है। मतलब इस 45 कंट्रीज़ में इंडिया का झंडा 4 कंट्रीज़ के बीच में आया है, तो मतलब ज़िंदगी में कुछ कर लिया अब। तो वो पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा तो आज ये जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी क्रिकेट के वर्ल्ड कप में, उसमें सिर्फ कितने कंट्रीज से 6 to 8 कंट्रीज। या तो आप 45 कंट्रीज के बीच में 3rd प्लेस आना इज अ वेरी बिग, वो भी फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में वेयर इंडिया वाज स्टिल वेरी न्यू एकदम। हाँ, वेरी न्यू। एंड आई थैंक टू माय बॉक्सिंग बैकग्राउंड, क्योंकि बॉक्सिंग अच्छा था, जज्बा था, फेस पे लेने की आदत थी, हेड पे शॉट्स खाने का आदत था, कंडीशनिंग था, तो आई कुड प्ले, आई कुड सर्वाइव एंड फाइट। बट यस, दैट वाज द डे। मैं अभी भी नहीं भूलूंगा वो ओपनिंग सेरेमनी, वो क्लोजिंग सेरेमनी, वो पार्टीज, आफ्टर इवेंट पार्टी, सारे 45 कंट्री एक जगह पे इकट्ठा होना, यू नो, एंड देन यू एक्सचेंज। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपको बैच देती है, वो जो आप दूसरे टीम्स के साथ एक्सचेंज करते हो, तो वो अपना बैच देते हैं, आप उनको अपना इंडियन ओलंपिक का बैच देते हो। तो इट वाज अमेजिंग। और मेरे लिए ये सारा कुछ एक एजुकेशन रहा, यू नो। आई लर्नड फ्रॉम ऑल दिस थिंग सो दैट आई कैन पुट अ फुटस्टेप फॉर अदर पीपल। एक रास्ता बनाऊं दूसरों के लिए कि इस रास्ते से जाना है। एंड दैट इज़ वेयर जर्नी स्टार्टेड। एंड फिर इंडिया में जब आए तो हमको बोला गया कि अब बैंगलोर में उतरते ही, क्योंकि काफ़ी मेडल आए थे हमको, वाइक्रू में भी मेडल आया था, एक इवेंट था वाइक्रू भी, और इंडिया उसमें ही मेडल मारता था। फाइटिंग इवेंट में तो मेडल आता नहीं था, डांसिंग इवेंट में मेडल। बोले अभी उतरते ही पूरी मीडिया आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो लोग घेर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करो, वो बात करेगा। सपने सोच के आए थे। बैंगलोर उतरे, एक आदमी नहीं है, फक, कोई नहीं वहाँ पे।
फिर डिसअपॉइंटमेंट, फिर बैंगलोर से आए बॉम्बे, तो बॉम्बे में कुछ वेल विशर्स और सिर्फ फैमिली खड़ी है, कुछ फूल लेके, आप इंडिया का ब्लेजर वेजर पहन के आए हो एकदम सोच के कि पूरा दुनिया देने वाला है। और उस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हाँ तो फिर 2007 2020 का वर्ल्ड कप, तो और ओवरशैडो हो गया सब। ओवरशैडो हो गया। फिर आने के बाद देखा यार कुछ हो नहीं रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है कि इतना बड़ा अचीवमेंट किया, तो फिर मैंने खुद ही न्यूज़पेपर लेके उसमें से स्पोर्ट्स एडिशन के ईमेल एड्रेस निकाल के उनको मेल किया, फोटोज डाल के एक प्रेस रिपोर्ट बना के, और फिर मुझे फ़ोन आने शुरू हुए। इंडियन एक्सप्रेस का आया, सब दे जगह कवर्ड अ स्टोरी, बॉम्बे टाइम्स ने कवर किया। फिर समझ में आ गया गेम हाँ, कि ये जो कहानियों का खेल है, हाँ, ये कहानियों का खेल। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे स्टार न्यूज़ वाले का फ़ोन आया, वो बोलते हैं कि सर आपको आपका सूट वूट पहन के ना वापस एयरपोर्ट जाएंगे, हमको दिखाना है कि हमने एक्सक्लूसिवली, ये 4 दिन बाद मेरे लैंड होने के 4 दिन बाद बोलते हैं आपको एक्सक्लूसिव हम दिखाएंगे। तो उस वक्त तो गुस्से में उनको बोल दिया नहीं करना है। बाद में फिर मैं सोचा यार नहीं कर लेना। तो ये था, लेकिन या बॉम्बे टाइम्स एंड अदर न्यूज पेपर्स कवर्ड इट वेल, बट वो करना पड़ा खुद को, क्योंकि जब उनको पता करा इंडोर गेम्स में, तो ऑफ कोर्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का बैच बड़ा होता है, और इंडिया के मेडल टैली में एक मेडल महाराष्ट्र मुंबई का भी है, तो वो छापना ही था। तो ये क्या है ना, दूसरे कंट्रीज में सब ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, एक एथलीट के पीछे एक मैनेजर, बहुत कुछ कोचेज, टीम काम करती है। इंडिया में उस वक्त जब मैं खेला तब कुछ नहीं था, अभी तो डेवलप हो रहा है, अब तो फाइटर्स पहुंच रहे हैं यूएफसी में, तो अच्छे कोचेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मैनेजर्स भी है, और इंडियन प्रमोशंस भी है जो इनको हीरो बना रहे हैं। तो वो दैट वाज अ क्वाइट अ स्ट्रगल एट दैट टाइम, एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक इन एटलीस्ट मुay thai circuit. I was 8 years undefeated national champion. 2006 से लेके 2013 तक अनडिफीटेड रहा। कुछ इवेंट्स में तो शायद तुम लोग भी साथ में थे, मेरे साथ में खेले हो 100%। तो मेहुल भी खेला है, एक साल 2009 शायद हम लोग साथ में खेले। मंथन तुमने गोल्ड मारा था बीटिंग जम्मू कश्मीर इन फाइनल्स, करेक्ट, आई रिमेम्बर। उसमें प्रज्वल शेट्टी ने बहुत अच्छा, जब हरियाणा और महाराष्ट्र कट टू कट चल रहा था, एक मेडल का डिफरेंस था, Correct. और वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में फाइट था, Correct. जो भी मेडल जीतेगा वो चैंपियन हो जाएगा, 100%। वो टीम। हैदराबाद, तो प्रज्वल ने वो फाइट जीता था, शायद तू था उस, हाँ, कब जीते थे हम लोग, कब जीते थे हम लोग। तो वेरी एक्साइटिंग दोज जर्नीज। सो एंड देन प्लेड 6 एशियन मार्शल आर्ट गेम्स, उसमें भी मेडल आया। करेक्ट, वही एशियन बीच गेम्स, उसमें भी मेडल आया। फिर एशियन चैंपियनशिप वियतनाम, देयर आई वन सिल्वर, जिसमें मंथन राणे मेरे साथ में था। ही आल्सो वन अ सिल्वर, ही आल्सो वन अ सिल्वर। तो यस, फ्रॉम देयर द जर्नी started of Muay Thai. Then in 2011 I got connected to One Fighting Championship, and फिर One asked me to fight. I got a contract, so maybe I was the first Indian to get that 6-fight contract. उससे पहले शायद सुशोभन घोष खेला था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसको। उसके बाद ही थे, मैं उसके बाद था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 6 फाइट का सिर्फ पहला इंडियन था जो मुझे मिला था शायद। हाँ, आपके पहले कोई नहीं था जो बैक टू बैक फाइट खेले। तो बट यस, एट दैट टाइम व्हेन आई रीच्ड टू दैट स्टेज, जापान में भी फाइट किया है। हाँ, 2011 में जब वो स्टेज में हम पहुंचे, एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये आप लोग खुद देखे हो। करेक्ट, शायद 1FC के इवेंट के टाइम ट्रेनिंग में तुम भी थे, फाइट कैंप पे अपने पास मैट नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, और ACL मेरा घूम गया था घुटना जाने से पहले, ACL टूट गया था। आप सिर्फ लड़ रहे थे देश के लिए 7 दिन पहले। हाँ, लेकिन बोला अब सब कुछ हो गया है, टिकट हाँ करना है तो। क्योंकि वो टाइम पे एक ऐसा था कि बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिला। अगर बैकआउट होता मैं तो शायद वापस कभी बुलाते नहीं। करेक्ट,
और उसके बाद शायद इंडियंस को भी इतना वो नहीं करते थे, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो जाना ज़रूरी था। बट वहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेटली अलग किया जिसके लिए लोग अभी भी याद करते हैं। वो एंट्री जो था वाज वन ऑफ द मोस्ट कैरिज्मेटिक एंट्रीज, लुंगी डांस वाला, यू नो। Yes. एंड I'm trying to search you on one FC's. बाला शेट्टी वर्सेस जेफ होंग, इस वीडियो में भी हो तुम। हाँ, इस वीडियो में मैं आया ना कि हाँ, this is और ये कुणाल मेरे साथ आया था एज अ कॉर्नर मैन। yes. ये सारी प्रोफेशनल चीज़ें होती है, लेकिन अपन अपने स्टूडेंट लोग को लेके जा रहे हैं और वो पीछे से चिल्ला रहा है, सर मारो, सर मारो, मारो। मैं वो टाइम पे सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन जो भी था, लेकिन वो सब करना पड़ा, लाइक इट वाज नेसेसरी। करना पड़ा क्योंकि क्या था, एक तो आपको बैकअप नहीं है, हाँ, और तब तक शादी हो चुकी थी, करेक्ट। अब घर संभालना है, योर ब्यूटीफुल डॉटर वाज बोर्न। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर संभालना है, और ट्रेनिंग आप फुल फ्लेज नहीं कर सकते हो। जो जैसे करके गया, और वो वहाँ पे समझ में आया कि लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अच्छा, सॉरी। जेफ होंग वर्सेस बाला शेट्टी डाल तो मिलेगा शायद। ये इतना पुराना वीडियो है MTV पे। मतलब वो टाइम पे कितना, मतलब लोग थोड़ा मुay थाई को सीरियसली ले रहे थे। मैं हूँ ये मंथन है है ना। मतलब मुंबई में आई थिंक आपके बहुत स्टूडेंट्स हैं सर मुंबई में, दादर के, मतलब दादर और बोरिवली में और कांदिवली में। आप यू मतलब आप फाइटर भी नहीं हो लेकिन आप 15 साल से ऊपर प्लस सिखा भी रहे हो। उसका कैसा है, मतलब टीचिंग बैक एंड, और बहुत कम लोग हैं जिसके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है। मतलब बहुत सारे कम मार्शल आर्टिस्ट है जिसके वेरी फ्यू पीपल हैव द लीनिएज ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं कि इट्स ओनली बिकॉज यू नो हमारे कंट्री में इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। और क्या होता है, लोग देख नहीं पाते दूसरे को बढ़ते हुए, यू नो, कि मैंने किया है तो मैं अकेला रहना चाहिए। तो ये आपका 1FC का मतलब इंट्रो वीडियो मेरे को याद है, मैं तभी 18 साल का था। यू आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इन प्रमोटेड दिस वे, क्योंकि 7 टाइम नेशनल चैम्पियन, तभी मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड स्ट्राइकर। और क्यों आपके पास कुछ नहीं था, मैं आपके ट्रेनिंग कैंप पे था, आप ट्रेनिंग कैंप कर रहे थे, दोस्त लोग आके ट्रेनिंग कैंप कर रहे थे, न्यूट्रिशन मम्मी थी, आप कुछ भी नहीं, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, फुल गेटो स्टाइल ट्रेनिंग करते थे, लेकिन फिर भी आप हाईएस्ट कंपटीशन में गए ट्रेनिंग करने, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, आपको चूज़ किया गया था एंड यू कुडंट डू, इट्स लाइक अ सोल्जर। ये वो डांस है आपका जो है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग अ सोल्जर की ड्यूटी इज कॉल्ड यू। यस, दे कॉल्ड एंड देन देयर इज नो फियर। या ऐसा मतलब इतना बड़ा कंपटीशन है और आप इतना ऐसा बड़ा कंपटीशन जहाँ पे आप मर भी सकते हो, मतलब यू नो कट ग्लव्स है, इट्स MMA। करेक्ट। और ये पीछे जो चल रहे हैं, तो इजिप्ट के लोग फाइनली उन्होंने देखा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, ये कुणाल है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि क्या यू वांट सपोर्ट, हम आते हैं। तो ये इजिप्ट के जो कोचेज हैं वो मेरे साथ आए कॉर्नर करने के लिए। 2014। ओके। सो दिस वाज ऑन द सॉन्ग ऑफ लुंगी डांस, तभी नया नया फिल्म आया था, गाना काफ़ी फेमस हुआ था। अब मुझे पता था कि अपने फुल संस्कृति रिप्रेजेंट ट्रेनिंग हुआ नहीं है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग याद कर सके अपने को। करेक्ट, तो क्योंकि people आपको मालूम remember था कि ये दिस इज मेरे को मालूम था कि ये हाँ सुसाइडल है। करेक्ट। तो यू नो, और सामने वाले के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना है, उसको दिखना नहीं चाहिए कि अपन हम लोग सिर्फ किधर से आया है करके। करेक्ट। तो वो करने में ये, लेकिन जब फाइट हारा तो मुझे ऐसा लगा यार ज़्यादा तो नहीं कर दिया। कुणाल को मैं बोल रहा था यार ज़्यादा हो गया क्या कुणाल, नहीं लेकिन बट उसी वक्त CEO जो था 1FC का, हाँ, वो ढूंढते हुए मेरे को बैक स्टेज पे आया और बोला व्हाट एन एंट्री दैट वाज। मतलब अभी तक 1FC में किसी ने नहीं किया, अभी तो फेयरटेक्स करती है, सब करते हैं, थैंक करता है, सब करते हैं। बोला उस टाइम पे ये पहला आदमी है जो ऐसा नाच के आया है, बट जो किसी ने नहीं किया। जो मिलियनियर्स अभी देखते हैं, मतलब अभी सब लोग MMA फाइटिंग देखना स्टार्ट किए, UFC 1FC, वो लोग को पता भी नहीं ऐसे लेजेंड्स लोग हैं मुंबई में जो लोग ऐसे बड़े स्टेज पे जाके ऑलरेडी परफॉर्म करके आ चुके हैं। करेक्ट है ना। और अब
वही है कि अभी के जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा, मतलब थोड़े लोगों को पता है लेकिन कितने लोगों को तो पता भी नहीं है कि कौन है करेक्ट. शख्स. तो आपने ना कुछ वेट कट किया, कुछ भी नहीं, मतलब आप वो साला 6 फुट 3 इंच वेट काट के आया और चक्कर आ गया उसको उधर पे वेइंग weight करने काट के टाइम करके. पे. और मेरे को लगता है आप जो welterweight फुकेट खेल. टॉप टीम का ओनर है उसने मेरे को पूछा कौन से वेट में खेल रहा है, मैं बोला 77. देखा 77. नहीं, अगर बोला आप ये life में- मेरा बंदा 66 में खेलता है, वो 6.5 फुट का था. हाँ, बोल ये 66 में खेलता है, तू 77 खेल रहा है. आप फुल जिगरा में फुल जिगरांडूस बन के चले कॉन्सेप्ट ही गए. नहीं है. और ये जिगरांडो था पूरा और मारा भी था और वो खत्म भी कर सकता था Correct. क्योंकि वो एक जगह पे फंस गया था. करेक्ट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टैप करता था ऑलमोस्ट, लेकिन ऑफ कोर्स उसका बीजेजे बैकग्राउंड था, एस्केप कर लिया ही उसने. फार सुपीरियर. वो बहुत अच्छे ट्रेनिंग कैंप में था, हाँ. बहुत अच्छे जगह पे था. एके में ट्रेन कर Fully- रहा था वो. आप बिजनेस संभाल रहे हो, फैमिली ये संभाल राइट रहे हो. लग गया था उसको. राइट Correct. के बाद हुक कनेक्ट हुआ क्योंकि मेरा गेम प्लान ही वही था कि पहले Strike 15-20 करो. सेकंड जब तक घुटना घूमेगा नहीं करेक्ट. तब तक उसको खत्म करना है. यहाँ पे जो हेडलॉक लगाया था ना, हाँ, ब्रिटिश इसमें बुलडॉग चोक. पूरा जान लगा दिया था. ये बुलडॉग चोक है. हाँ, ये लेकिन बुलडॉग चोक में फिर थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो गया. उसने गार्ड्स ले लिया और coach MMA journey, you were like pioneer also in Indian MMA. Indian Muay Thai के तो hands down pioneer, but MMA में भी क्योंकि आप गए, you took that step. जब आपके पास training background नहीं था, you went when the duty came. आप you represented India in the biggest promotion right now in Asia, 1FC, and you not just once. आपने 3 से ज़्यादा फाइट किए हैं 1FC में बैक टू बैक. एंड लेगेसी है कि आपका मतलब जो वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स जो आपके साथ बहुत टाइम से रहा है, ये मेरे को तो सब अच्छा ही मालूंगा क्योंकि मैं आपका भी स्टूडेंट हूँ, कि उस ही वॉज विथ यू एंड ही इज़ बेसिकली अ प्रॉमिसिंग फाइटर इन 1FC राइट नाउ. मंथन राणे जो आपका प्रोडिजी है, इज योर स्टूडेंट. तो आपका वो भी एक लेगेसी है कि आप वो नहीं कर पाए, वो मतलब जीत रहा है. एंड दिस इज समवेयर आपने हेल्प किया. मैंने देखा है ये चीज़, मेरे पहले से वो है. और आपका थिंग तो मुआय थाई का जर्नी, फिर MMA, फिर बाद में आपका इतना बड़ा टीचिंग का भी लेगेसी है. आपके मोर देन 1000 स्टूडेंट्स 100% मैंने तो सामने देखे हैं मुंबई में. और ये बट अभी आप WMC के प्रेसिडेंट हो, वर्ल्ड मुआय थाई काउंसिल, जो थाईलैंड के गवर्नमेंट बॉडी से अफिलिएटेड है. एंड दिस इज़ हिस्टोरिक क्योंकि आपका जो पूरा जर्नी में आप इस कम टू लाइक अ प्लेस कि आप अभी सोल मतलब हेड हो फॉर प्रो मुआय थाई इन इंडिया. एंड दीज बेल्ट्स रिप्रेजेंट द ये स्टेट बेल्ट, अपना नेशनल बेल्ट लाइक. तो WMC आपने स्टार्ट किया मतलब 2 साल पहले, मतलब द फर्स्ट इवेंट. 2020 आई गॉट इट एंड 21 से एक्टिवली प्रमोट करना शुरू किया. और अभी 14 आपका शायद लास्ट 14 इवेंट हो चुके हैं. 14 इवेंट हो चुके हैं ऑल अराउंड इंडिया में. अराउंड 7 टाइटल्स हो चुके हैं, टाइटल बेल्ट. तो जब WMC आया मेरे हाथ में, क्योंकि ऑलरेडी WBC आ चुका था इंडिया में, और फिर देखा कि हर एक बंदे को बेल्ट मिल रहा है. करेक्ट. और WBC ऑथेंटिकली मुआय थाई के लिए नहीं है, वो बॉक्सिंग के लिए है. करेक्ट. और देन आई सर्च्ड एंड थैंक्स टू यू दैट हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था. बोला सर WMC करके भी है, आप उनको कांटेक्ट करो. एंड यू आर द पर्सन हु सेंड मी द ईमेल एड्रेस. एंड व्हेन आई मेल्ड देम दे सेड यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट बिकॉज दे हैव सीन मी. वो क्योंकि इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IFMA. करेक्ट. एंड दे हैव सीन मी इन द इवेंट. और उसी साल काव्या को गोल्ड आया था एशियन गेम्स में. हमको राइजिंग स्टार अवार्ड, मोस्ट इम्प्रूव टीम का अवार्ड मिला था. तो उन्होंने देखा कि ये बंदा है जो मुआय थाई तरीके का कर रहा है प्रमोट. तो दे हैप्पीली गेव इट. देन अगेन देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेडरेशन. देयर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टिल गोइंग ऑन, which is okay. I believe in work, and getting the work done. I don't care about whatever happens. So luckily world body supported for whatever I said. So it's a very systematic arrangement of WMC. If you see now, WMC आप कैसे किसी को बेल्ट दे सकते हो? जैसे WBC ने किया, 11 बेल्ट थे उनके इंट्रोडक्शन इनॉग्रल इवेंट में. 11 बेल्ट
कौन किससे लड़ रहा है, उसका प्रोफाइल क्या है, कुछ नहीं पता। तो मैंने जब जट डाउन किया, उसके लिए सबसे बड़ा इंसान जो मेरे लिए, जो मेरा पिलर है और बैकअप है, बैकबोन है, आशुतोष दादिज। Yes. और टेक्निकल में नावेद। Okay. तो MP और एडमिनिस्ट्रेशन में उसी तरह नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो बंदा पीछे से कि आप सर आप खाली डालो पेपर पे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने का है वो मैं करता हूँ। सो मैंने मेरे आइडियाज़ डाले, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द लेवल्स। मैं एशियन इंडोर गेम से, ओलंपिक गेम से 1FC लेवल तक खेल चुका हूँ, प्रमोशन देख चुका हूँ, कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, फाइटर्स को कैसे प्रमोट करना है। बिकॉज लकीली 1FC के 3 समिट हुए थे, उसमें आई वॉज ए इन्वाइटी गेस्ट ओके इन 2011, 12, 13। तो उसमें बताया कि प्लेयर को डेवलप कैसे करना है, बिकॉज डिफरेंट स्पीकर्स यूज टू कम, बड़े बड़े UFC से रिच फ्रैंकलिन, मैट ह्यूम, ऐसे स्पीकर्स आते थे और वो बताते थे कैसे जिम डेवलप करना है, कैसे प्लेयर्स को डेवलप करना है आगे के लिए। सो आई गॉट लॉट ऑफ इनपुट फ्रॉम देयर, मैचअप कैसे करना है, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल्स इन इन कॉम्बैट स्पोर्ट। यू बीन वेरी सक्सेसफुल मेरे हिसाब से एज अ प्रेसिडेंट ऑफ WMC, क्योंकि आपने 14 इवेंट्स इन द स्पैन ऑफ 3 साल के अंदर 14 इवेंट्स, और बहुत सारे एथलीट्स जो बहुत हाई कैलिबर स्ट्राइकर्स है, स्ट्राइकिंग मतलब मुay थाई स्ट्राइकर्स है ना, केरला से हैं, हमने हैदराबाद में देखे हैं, आपने कैलकाटा में किया, आपने MP में किया, पूरे इंडिया में, मतलब टू फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्राइकर्स आपने प्लेटफॉर्म दिया है, फिर बाद में क्रेडेंशियल भी, यू नो, यू रिकग्नाइज। सो आई थिंक यू बीन वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इज ओनली बिकॉज यू नो, एक रतन टाटा का कोट था, इफ यू वॉक अलोन यू विल वॉक यू नो डिस्टेंस, इफ यू वॉक with the team you will walk miles. Yeah, WMC वही लेके has चला, a very good team. I started building up team, responsibility लोगों के हाथ में दिया, उनको authority दिया, उनको right दिया, and I never acted as a president. कभी कुर्सी पे जाके बैठा नहीं, जहाँ पे रिंग बनाना है वहाँ पे रिंग भी बनाया बच्चों के साथ में, जहाँ पे उसका कवर लगाना है कवर भी लगाया, और ये सारे काम भी किए being a president, you know, but only thing motto was to make the event successful. अलग अलग नेटवर्किंग किया, अलग अलग स्टेट्स में जाके इवेंट्स किए, ऐसे ऐसे जगहों पे किया जहाँ पे इम्पॉसिबल है रिंग लेके जाना। पंचमरी हिल स्टेशन है MP का, वहाँ पे इवेंट किए, छिंदवाड़ा में किया है, छिंदवाड़ा में किया है, ऐसे छोटे छोटे जगहों पे जाके हमने इवेंट किया, हजार बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया। तो प्लानिंग वही था। जो पहला इंटरव्यू था, उसके बाद WMC मिलने के बाद लॉकर रूम ने इंटरव्यू मांगा, तो पहले इवेंट में मैंने बोला कि वी विल डू 12 इवेंट्स इन अ ईयर, साल में 12 इवेंट करेंगे। तो आशुतोष ने मतलब वो हैरान हो गया, सर 12 इवेंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक नहीं होता साल में, 12 इवेंट मतलब कर लेंगे। तो उस दिन के बाद अब वो इंसान बोलता है कि आपके मुंह में सरस्वती बैठती है, कि आपने जो बोला वो हो जाता है। 14 इवेंट, तो वो अब वो इंसान बैठता है और बोलता है अब बोलो क्या है, वो हो जाएगा, यू नो, यू आर मैजिकल पर्सन, आप जो बोलते हो वो हो जाता है। तो अलग अलग रीजन्स में, कलकत्ता, बेंगलोर, कैलिकट, मुंबई, छिंदवाड़ा, ऐसे अलग अलग जगहों पे हमने इवेंट किए और स्पोर्ट को फैलाया और बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया। जब तक लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में वही था कि साल में एक इवेंट खेलते थे, फिर जाते थे इंटरनेशनल में बुरी तरह पिट जाते थे, क्योंकि वो फाइटर्स 200 फाइट खेल के आ रहे हैं। 100%। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको लगे कि वो एक इंटरनेशनल अरेना में खेल रहे हैं। तो जब इंटरनेशनल के लिए जाएंगे उनको कोई नई चीज़ नहीं दिखेगी। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इवेंट का लेवल बढ़ा, धीरे धीरे फाइटर्स के लेवल बढ़ने लगे। अब पहले हमने गार्ड्स डाले थे, धीरे धीरे शिन पैड निकाला, और फिर एल्बो गार्ड निकालना शुरू हुआ, फिर अब टाइटल बेल्ट फाइट 5 राउंड का कर दिया। अब देखो हर एक इवेंट, हार्डली कोई इवेंट होगा जिसमें टाइटल फाइट नॉकआउट में ख़त्म हुआ है। पूरे 5-5 राउंड चले हैं, वो भी मतलब लड़के लड़ रहे हैं, इवन लड़कियां भी लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग। इट्स अ प्रॉपर मुए थाई नाउ हैपनिंग इन दिस कंट्री। पहले नेशनल सिलेक्शन के लिए जाओ, 1 मिनट का राउंड, 1 मिनट में अच्छा फाइटर कैसे परफॉर्म करेगा, 1 मिनट के राउंड में क्या करेगा वो, और वो अभी भी चल रहा है। क्योंकि एक विजन ही नहीं है तुम्हारे पास डेवलपमेंट का वो रास्ता ही नहीं पता तुमको, तुम क्योंकि खुद कब खेले नहीं हो ज़िंदगी में, तुम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तुम सिर्फ देख रहे हो कि मेरे को यहाँ से 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया कहाँ से बचेगा, झोलर बनना है। और मैंने बार बार बोल के थक गया फेडरेशन को कि विजन बड़ा करो, सब कुछ होगा, इससे बाहर निकलो, और उन्होंने हमको ही बाहर कर दिया।
जब WMC हमारे हाथ में आया हमको फेडरेशन से बाहर कर दिया पॉलिटिक्स करके, लेकिन हमारा वो कभी मोटो ही नहीं था कि कोई पोस्ट पे हम बैठे, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ। हमको WMC मिला, वर्ल्ड बॉडी ने दिया, हमने उसको चलाया। अब आज हम जब भी चाहिए वर्ल्ड बॉडी के साथ जाके बैठ सकते हैं फॉर अ मीटिंग। स्टीफन फॉक्स, आई कैन गो एंड टॉक टू वर्ल्ड बॉडी, IFMA चीफ, एनी टाइम, द पर्सन हु इज हैंडलिंग 140 कंट्रीज। इसके वजह से मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ WMC जो आप रेगुलर इवेंट कर रहे हो, उसके वजह से मेरे को लगता है मुआय थाई का लेवल बहुत सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 3 साल के अंदर। मतलब वी हैव स्ट्राइकर्स हु हैव स्टैंडर्ड, क्वालिटी है, फाइट 5 मिनट के राउंड। यस, उसमें से पहले डिग्री निकला है आशीष सेठी, डूइंग अमेजिंग, इज डूइंग अमेजिंग। करेक्ट। और जिद भी चाहिए, वो जिद्दी है। He comes from a privileged family. Correct. He comes from, लेकिन कभी उसने वैसा नहीं लिया, वो जाके मेहनत कर रहा है उधर। He has left his family and he is in Thailand, and you know it's all blood, sweat and tear. Respect to him also. Respect. You know that is where the legacy happens, where you keep doing. Correct. After failure is part of the game. You keep taking failures and keep doing the same thing again and again. Correct. Repeatedly. That's what makes you a fighter. Yes. And WMC, I'm sure. Now 14 events are done. Future क्या होगा coach? Future WMC is I want, you know, where WMC will be in a position to, you know, pay. Start paying. अब हमने क्या किया, डिवीजन बना दिए। पहले तो हमने रैंकिंग सीरीज शुरू किया, क्योंकि कोई डायरेक्ट बेल्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। 10 फाइट खिलाए उनको, 10 फाइट में रिकॉर्ड देखा, फिर चलो एक बेल्ट, स्टेट टाइटल बेल्ट करवाया, फिर एक वेस्ट इंडिया किया, फिर एक ईस्ट इंडिया किया। अब ये सारे प्रोफाइल फाइटर्स हैं, इनके ऑलरेडी रैंकिंग्स बने हुए हैं, इनके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। सो इट्स अ प्योर जस्टिस कि जहाँ पे जो डिजर्विंग है उसी को हम बेल्ट दे रहे हैं, नहीं क्योंकि 11 फाइट है 11 को भी बेल्ट दे रहे हैं। जो डिजर्विंग है वही आएगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, डिविजन्स बना दिए, डिवीजन A, डिवीजन B, डिवीजन C। अब A डिवीजन में जो भी फाइटर्स हैं हमारे, वो हमारा एलिट्स जो कंटिन्यूस जीत रहा है, जिसने टाइटल लिया है, उनको अब हर जगह पे ट्रैवलिंग, स्टे, फूड इज फ्री, नो पार्टिसिपेशन फीस, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस, इट्स ऑल फ्री फॉर देम। ये A डिवीजन को कर दिया। अब टाइम धीरे धीरे आएगा वेयर विल स्टार्ट गेटिंग सम स्पॉन्सर, विल स्टार्ट पेइंग देम। द डे विल स्टार्ट पेइंग देम, द गेम विल, you know, will be the game changer. So it will happen soon, because now we have something to show to the sponsors. 100%. You know हमने क्या किया है। और विद द टीम लाइक जो आपके पास है अभी WMC के साथ, और जो आप लोग ने ऑलरेडी दिखाया है, तो उसके साथ मेरे को तो लगता है 100% की फ्यूचर एंड ब्राइट ही है। फ्यूचर इंडिया भी निकालेगा बुकाओ, 100%। इंडिया भी निकालेगा सुपरबॉर्न। करेक्ट। सो दैट टाइम इज नॉट फार, इट्स नॉट फार। दिस इज अ लैंड ऑफ वॉरियर्स। कोच, हम लोग दोनों कर्नाटका से है, हम लोग दोनों तुलुनाड से है, और मेरे फैमिली के थ्रू भी, और मतलब आई एम श्योर आपके इसमें भी मैंने सीखा है कि माइथोलॉजिकल रेवरेंस ऑफ मार्शल आर्ट्स। और जब मैं थाईलैंड में गया तभी देखा कि वहाँ पर सब लोग मतलब वेरी हिंदू कल्चर और इंडिया का कल्चर है बहुत। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट होंदो, या जब मैंने वाइक्रू आपसे सीखा, फिर मैं देखा कि राम वाइक्रू है और हनुमान वाइक्रू है, और मैंने देखा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है। मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं था, मतलब मेरे को नहीं मालूम था जब मैं आपके वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, बट जब मैं थाईलैंड में गया, जब मैंने रियली देखा, गणेश देखा, ये सब देखा, तो जस्ट टू समराइज हम लोग का मतलब इंडियन इन्फ्लुएंस कितना है मार्शल आर्ट्स में, जितना ये मैंने भी सुना था। जब पहली बार गया तो हनुमान वाइक्रू हमको सिखाया गया था, तो काफ़ी वो था। लेकिन मैं इसमें सीरियस तब हुआ जब एशियन मार्शल आर्ट गेम्स, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गेम्स था, जिसमें आई एम द मेडलिस्ट। तो उसका जो मास्कॉट था गेम्स का, वो था हनुमान युंडी। और वो टॉय अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। वो मेडल के साथ में आपको एक वो एज अ मेमोरी वो लोग देते हैं, हर गेम्स का एक वो होता है, यू नो। तो वो हनुमान युंडी अभी भी मेरे पास पड़ा है। तो उसके बाद मेरी जो ये था क्यूरोसिटी टू नो द डेप्थ अबाउट दिस कि क्या है, देन आई स्टार्टेड डूइंग R&D, लॉट ऑफ R&D ऑन दिस. So I found out India is the mother of martial arts. India is the birthplace of martial arts. And where it comes from? It comes from Parshuram. Parshuram is the greatest warrior of Indian mythology of all time, who is still alive, जो आज भी जिंदा है. अगर कहीं सुन रहे होंगे मेरे को तो सुनिए, मैंने आपके ऊपर बहुत R&D किया हुआ है. तो Parshuram was the sixth incarnation of Vishnu, and he was asked by his father to go to Kailash and impress Shiva by his
ध्यान एंड मेडिटेशन, और वहाँ पे ही वॉज मेडिटेटिंग इन कैलाश, तब डिमंस का अटैक हुआ कैलाश पे। सिंगल हैंडेडली परशुराम ने वो सारे डिमंस को मारा। उसके बाद शिवा गॉट वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही गेव हिम द बून। शस्त्र और शास्त्र, ये दो चीज। शस्त्र तो सारे शस्त्र जितने भी है, सब वेपन्स, वॉट एवर वी हियर इन महाभारत, रामायण, सुदर्शन चक्र, बाण, सब कुछ का ज्ञान उस एक इंसान में भर दिया था। एंड देन आई फाउंड आउट दैट ही इज द वन, द क्रिएटर ऑफ कलारीपयतु अलॉन्ग विथ अगस्त्य ऋषि। वाह, ये दोनों ने मिलके कलारी बनाया, और इन्होंने अय्यप्पा स्वामी जो है उनको कलारी सिखाया। नाउ अय्यप्पा स्वामी इज कार्तिकेय, इज द कमांडर ऑफ ऑफ द हेवेंस, गॉड्स आर्मी। करेक्ट, गॉड्स आर्मी का कमांडर है, और उनके गुरु है परशुराम। द्रोणाचार्य के गुरु है परशुराम, और कर्ण जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, उनके भी गुरु है परशुराम। तो ये सारे स्टोरीज में रहे हैं, वेदर इट इज महाभारत, वेदर इट इज रामायण। रामायण काल में राम ने सुदर्शन चक्र उनको दिया और बोला ये कृष्ण आने तक आपको संभाल के रखना है और उनको देना है ये। और जब 21 बार उन्होंने क्षत्रियों के ऊपर को खत्म किया पूरी दुनिया से, उनका बैटल था क्षत्रियों के अगेंस्ट में, क्योंकि उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो काफ़ी डीप लंबा हो जाएगा। तो 21 बार ख़त्म करने के बाद में उनके गुरु ने आके उनको बोला कि अब परशु बस हो गया, अब यू शुड जस्ट गिव अप एंड जस्ट तो वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया, अपना हर एक चीज़ उन्होंने दान कर दिया। तब द्रोणाचार्य उनके पास गए तो बोले अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मैं तेरे को क्या दूँ? तो बोले मेरे को आपके शस्त्र आपके मंत्रों सहित चाहिए। तो सारा शस्त्र द्रोणाचार्य को मिला, वहाँ से उन्होंने अर्जुन बनाया। तो एज ए टीचर उन्होंने एक लीनिएज बनाया ना परशुराम ने। तो एज अ मार्शल आर्ट टीचर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इतने स्टूडेंट है तो हमने भी वही किया, आपने भी लेकिन वही किया, वो अल्टीमेट है, वो फ्रॉम द गॉड्स एंड दैट इज वेयर वी लर्न फ्रॉम। And his role is not over, he's still alive. When the Kalki comes back, his job will be to train Kalki in warfare. तो वॉरफेयर का जो ट्रेनिंग है वो असल इसमें हमारे इंडिया में हुआ शुरू। बोधिदामा was the Kalari expert, but then he got converted into Buddhism when बुद्धिज्म का लेयर आया। हर साल लेयर आते गया ना, बुद्धिज्म, इस्लाम, slowly things started changing. And then Bodhidharma went to Shaolin. That is where the Kung Fu was born, because the king of Shaolin asked Bodhidharma to teach him the art of Kalari. तो उन्होंने वहाँ उनके disciples को सिखाया। तो when you see half Chinese Kung Fu half, why? Is because the king was one-handed. उसका एक हाथ कटा हुआ था, तो उसका बाव ऐसा हो गया। So this is my R&D research, where I found all this, and there are lots of things which we can discuss, but the time will be less. So नहीं सर, नेक्स्ट टाइम तो हम लोग करेंगे। ये चीजें रिवाइव करना है। दिस इज लैंड ऑफ बहुत जरूरी है, वॉरियर्स, दिस इज लैंड ऑफ वॉरियर्स, एंड यस आई एम डूइंग मोर, गोइंग डीपर, एंड एज यू सेड वी कम फ्रॉम परशुराम सृष्टि है वो, तुलनार्डी, क्योंकि शिवा ने उनको बोला कि आई एम गोइंग टू कम टू मंजुनाथ, यू हैव टू गो देयर एंड डू माई सर्विस देयर। तो वो वहाँ से जब वहाँ पे गए तो इट वॉज कवर्ड बाय द सी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे प्रभु ने बोला कि यहाँ पे वो आएंगे, मेरा फैमिली, तो आई हैव टू बी देयर। हाँ, आई हैव टू बी देयर। तो दिस इज व्हेन आई केम हियर, इट्स योर लैंड, सो यू हैव टू गो बैक। तो उसने सीना नहीं, उनका डिबेट हो गया, तो उन्होंने अपना परशु गुस्से में फेंका। तो वो इतने पावरफुल थे कि सी को पीछे हटना पड़ा। तो जितना भी कोंकण बेल्ट है वो परशुराम सृष्टि है, रेक्लेम लैंड जो है। और जो तुलुनार है, वो तुलुनार में एक पहाड़ है, एक पत्थर का, जहाँ पे उनका परशु गिरा था, वो क्रैक अभी भी वहाँ पे है, और वहाँ पे मंदिर है भी है। तो वहाँ से वो समुद्र पीछे चला गया, वहाँ पे अभी मंजुनाथ टेम्पल, धर्मस्थला जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी कुछ है, इट्स वेरी डीप, एंड देयर इज अ कनेक्शन विद ऑल ऑफ दिस, मार्शल आर्ट्स एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर वहाँ पे हमारे गाँव में नागा को पूछते हैं, हर एक जगह पे बना बोलते हैं, बना उनके नाग का रहने का घर, हर घर के पास होता है वो। द रीजन बीइंग, जब वो सी पीछे गया, इट वॉज अ सॉल्टेड लैंड, तो सी हंस के बोला कि
अब मैं पीछे तो चला गया, लेकिन यहाँ पे जीवन नहीं पनप सकता क्योंकि ये बैरन लैंड है। तो उन्होंने फिर वापस मेडिटेट करके वासुकी नाग को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने नाग सेना से इसको उपजाऊ बनाओ। तो वो पाताल लोक से उन्होंने ज़मीन खींच के ऊपर लाया और पानी लाया, तो इट वॉज रिवर्स्ड एंड अगेन इट बिकेम फर्टाइल लैंड। दैट इज़ द रीज़न इट वॉज बून वॉज गिवन कि नागा इज़ द ओनर ऑफ दैट लैंड। इसलिए हम लोग गांव में इसलिए हम लोग गांव में जाके वो नागा का पूजा करते हैं, क्योंकि वो अगर उनका Ancestors पूजा हैं। नहीं हुआ तो हमारे फैमिली में फिर दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द बिलीफ। करेक्ट। एंड इसलिए हर साल उनका पूजा होना ज़रूरी है, उनका हर एक चीज़ करना जरूरी, बिकॉज दैट लैंड बिलोंग्स टू देम। So there is very deep story about this, you know, martial arts and this thing. It's going to be long, which you can also cover in next maybe. Till then, my R&D will also be increased. deeper in this. No, but whatever आप अभी से भी जो भी from what we've heard is amazing. आपका स्टोरी और फिर जो आपका मोटिवेशन है, जो अंदर से फीलिंग है, ये स्पिरिचुअल और ये सब हिस्ट्री इज़ द रीज़न कि आपको आपने ये चूज़ किया और आप कोई 9 to 5 जॉब, इट्स नॉट 9 to 5 जॉब इज़ नॉट अ थिंग, बट आपने ये चूज़ किया क्योंकि आपके अंदर ये स्पिरिट है कि यू नो ये सब पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और जो भी है, लाइक यू नो कि आप यू फील लाइक यू बॉर्न अ वॉरियर, यू चूज दिस एट अ वेरी अर्ली एज, 10 की मतलब 12 की उम्र में। And it's life after life. Yeah. It's not in one life you become warrior. करेक्ट। Maybe you have past life, you know, because अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों सारा फल आपको भोगना पड़ता है, एक लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में। एक महाभारत का छोटा वाक्य था जहाँ पे कर्ण वॉज स्टूडेंट ऑफ परशुराम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, लेकिन उसे श्राप भी मिला था कि जब जरूरत पड़ेगी तो भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। सब भूल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे यू नो करण ऐसे पोजीशन पे आता है जहाँ पे उसका कंट्रोल लूज हो गया है, यू नो, और उस वक्त कृष्ण बोलते हैं कि इसको अब मार तू। तो अर्जुन शॉक हो जाता है, बोलते हैं ये भगवान है, दिस इज नॉट फेयर, मतलब वो पोजीशन में नहीं है लड़ने के, मैं कैसे मारूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वॉरियर, आई विल नॉट डू इट। बट कृष्ण सेज नो, दिस इज ओनली द टाइम, नहीं तो तू मार नहीं पाएगा इसको। करेक्ट। क्योंकि परशुराम का शिष्य है, स्टूडेंट है और तेरे से ऊपर है ये, तो तेरे को अभी मारना है। एंड देन फाइनली बिकॉज ही इज अ गॉड, ही लिसन्स एंड शूट्स हिम, एंड देन कृष्णा वॉक्स टुवर्ड्स हिम व्हेन ही इज डाइंग। ही इज नोन एज ध्यान, बोलते ना सबको दान देने वाला, दानवीर कर्ण, कि उसने जिंदगी भर दान किया, जिसने जो मांगा उसने दिया। लास्ट में कृष्णा बोलता है तूने जितना दान किया ना उसका सारा फल मेरे को तू दे दे। अगेन अर्जुन इज लिसनिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड ही इज सेइंग व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही इज, यू नो, भगवान होके ऐसी चीजें करना, मन में सोच रहा है कि शोभा नहीं देती, मतलब क्या है ये। सो कर्ण ने कभी किसी को मना नहीं किया, बोले मेरे सांसें आखिरी है, मैं क्या दूं आपको, चलो आपने ये मांगा तो ये भी ले लो। फिर कृष्ण को जब पूछा जाता है, अर्जुन पूछता है कि आपने क्यों किया ये, मतलब उसने जिंदगी भर वो पुण्य कमाया था, वो पुण्य आपने ले लिया। बोले इंसान है ना एक साइकिल में है, अच्छे कर्म बुरे कर्म वो आके वापस भोगेगा, उसको अच्छे कर्म वापस आके भोगना पड़ता, तो मैंने उसको मुक्त कर दिया, अब वो इस साइकिल से बाहर हो गया। He is no more in this cycle. He's got the moksha. Salvation. You know, so yes, whatever you do, good, bad, good, you have to come back and, you know, keep repeatedly doing that. So maybe past life, the memory has the warrior in you, which comes back. You know, you, me, or whoever Correct. into ये combat just सिर्फ sport. find करना पड़ता है। Yes, why Just we have have to tap not into it. choose the another sport? Correct. Why we are into combat? Because we have it in our muscle, you know, the soul memory, not the muscle memory, the soul memory. So yes, and we have to identify and know our tribe people कि हमारे tribe में कौन है, उनको लो. उनके The साथ best ही way is by teaching. Correct. Yeah, so I would end up, you know, this Coach, session here. That was amazing. amazing talking to you, and I hope people will really like this. 100%. And whatever knowledge आपके we स्टूडेंट have. लोग तो सब लोग अभी बोलेंगे बाला सर, बाला सर, बाला सर। No, but I never did it so that people praise me. नहीं मतलब for But happiness, like because yes, I do it सब so that, you know, something will be alive even when I'm gone. yeah, of course, आप पूरा नेक्स्ट जनरेशन आपका, you know, the next generation is going to get inspired कि एक आदमी ऐसा स्ट्रगल से लेके ये जगह पे बैठा है, इतना मतलब like you know president of WMC,
सब सलमान खान टू यू वर्क विद ऑल द टॉप पीपल. आप एक्टिंग कर रहे हो, आप क्लासेस एक्टिंग तो कर रहे हो सर, हमको भी मालूम. एक्टिंग करवा दिया. हाँ, करवा दिया, लेकिन कर रहे हो आप. 4-5 मूवीज हो गए और आपका स्टूडेंट का इतना अच्छा बेस है, तो इट्स इंस्पिरेशन कि अ बॉय फ्रॉम नथिंग टू लाइक almost everything. Come on, you have a beautiful Yeah, house, so only the beautiful message, daughter, beautiful wife. people, listeners, whoever is watching this, is nothing is impossible. Shout out to Pallavi ma'am. Yes, the great support. Yes. Of course, nothing is impossible in life. You have to keep trying, Correct. but don't keep expectations and don't get disappointed if it is not done. Keep trying. There's another life. Yes. There's another life. You'll come back and achieve much greater success. So Never do give well and keep doing it again and again. Amazing coach. Thank you. Thank you, Shantanu, for inviting me for this podcast. And I'm sure you're going to do great job, whatever Blessing you're doing. sir. Blessing sir. Always since day one. All right.